आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव हसनपुर में पैदा होकर कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचे हैं। कॉलेज ऑफ मेडिसिन उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पिछले 11 साल से दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे डॉक्टर नैयर शहजाद से आज हम रूबरू होंगे। डॉक्टर नैयर शहजाद, आपका स्वागत है। मेरी तरफ से भी आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि मुझे इस गुफ्तगू के लिए आपने मदऊ किया। आप दुनिया की एक टॉप की यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, वहाँ आप पढ़ा रहे हैं। आपने हिंदुस्तान में भी कई कॉलेजों में पढ़ाया है। आप वहाँ की तालीम और यहाँ की तालीम के बारे में बताएं। जहाँ से मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, वहाँ की भी मेडिकल कॉलेज सिंघानिया मेडिकल कॉलेज में मैंने 3 साल तक पढ़ाया और फिर वहाँ से 2012 में मैं सऊदी अरब की एक मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी गया। तालीम और तरबियत में कुछ फ़र्क तो है, जैसे मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा था तो एक ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ कई सालों से चलते हुए आ रहा है, उसी एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे हम यहाँ जा रहे हैं। और तालीमी मेयार जो है सऊदी अरब के अंदर एक अच्छा मेयार है। हमारे यहाँ अक्सर यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरब में है वो या तो अमेरिकन करिकुलम को या यूनाइटेड किंगडम के करिकुलम को फॉलो करती है। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल सिस्टम अब तक चल रहा है टीचिंग का, लेकिन वहाँ पे जो हमारा टीचिंग सिस्टम है वो कई तरह के टीचिंग मॉड्यूल पे डिपेंडेंट हैं। जैसे एक टीचिंग जो इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, जो बोर्ड टीचिंग या पावर पॉइंट टीचिंग होती है। उसके अलावा हम क्लिनिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जो हमारे यहाँ बेसिक साइंस का जो प्रैक्टिकल है उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। जैसे मेडिसिन में फार्माकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है। इसके प्रैक्टिकल्स में हमारे यहाँ काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। तो सऊदी अरब के अंदर और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, तो वो क्लिनिकल स्किल फोकस्ड ज़्यादा होते हैं। कि हमें ये पता चला है कि डॉक्टर साहब आपका रिसर्च जर्नल दुनिया के कई बड़े रिसर्च मैगजीन में शाये होते रहते हैं। अमूमन हमें याद है कि मैंने देखा एक जगह कि आपने 100 से ज़ायद रिसर्च जर्नल शाये हो चुके हैं। चूँकि मैं एकेडमिक मेडिसिन कॉलेज में हूँ, यानी टीचिंग हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, तो टीचिंग हॉस्पिटल में है कि मेरा काम सिर्फ क्लिनिकल फील्ड का तो होता नहीं, मुझे टीचिंग भी करना है, क्लिनिकल्स भी देखना है। तो अब हमारे प्रमोशन के लिए एक बात आती है कि हमारा प्रमोशन किस बेसिस पे हो। ऑफ कोर्स हमें लेक्चरर से असिस्टेंट, असिस्टेंट से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर, देन कंसल्टेंट लेवल। तो मैं आज के डेट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एकेडमिक में, और क्लिनिकल फील्ड में मैं एक कंसल्टेंट हूँ। सऊदी हेल्थ कमीशन जो वहाँ की एक लाइसेंसिंग बॉडी होती है, मैं उसमें एक एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। तो मुझे प्रमोशन के लिए हमारी टीचिंग के साथ साथ हमारा रिसर्च का भी बहुत अहम रोल होता है उसका। तो हमारे रिसर्च का बेसिक तो हमारा रिसर्च फील्ड रहा है कैंसर, क्योंकि हमने डॉक्टरेट कैंसर रिसर्च में हासिल की है। तो कैंसर के अलावा चूँकि हमें जिस तरह का मौका मिलता है हम उस तरह का रिसर्च करते हैं, जिस तरह की फंडिंग मिल जाती है हम हर तरह का रिसर्च करते हैं। तो कैंसर और डायबिटीज़ इस पे ज़्यादा रिसर्च रहता है। लेकिन आपको पता है पिछले 4 सालों में जो पैंडेमिक आया कोरोना, तो सारा रिसर्च फोकस उस तरफ शिफ्ट कर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के फील्ड में भी काफ़ी अच्छे रिसर्च हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन आई, जो DNA बेस्ड, RNA बेस्ड डिफरेंट वैक्सीन आई, तो हमारा भी एक रिसर्च है जो प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन पे बेस्ड है। अच्छा रिसर्च आर्टिकल है, बहुत ही मशहूर मारूफ जर्नल में पब्लिश्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के फील्ड में भी अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है कि लोग मैट्रिक के बाद या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे या फिर मेडिकल में जाएंगे। किसी वजह से अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो मायूस हो जाते हैं। इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट या हमारे वक्त के भी स्टूडेंट, तो मैट्रिकुलेशन के बाद सबसे पहला स्टेप होता है जो एक अच्छी कामयाबी उन्हें मिल सकती है, वो बेशक मेडिकल या इंजीनियरिंग ही होती है। क्योंकि मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे, इंटरमीडिएट बेसिस पे वो किसी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तो दे नहीं सकते, उसके लिए उनको ग्रेजुएशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप कामयाबी के लिए सबसे पहला जो नज़र आता है वो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग ही होता है। हाँ, अच्छे खासे वक्त ज़ाय हो जाते हैं, और ज़ाय जैसे किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं, तो उनके साथ दुश्वारी तो आ जाती है कि वो अब क्या डिसीज़न लें, अपना करियर किधर चुनें। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे आप नॉन मेडिकल फील्ड, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड की तरफ जाएं तो लैब मेडिसिन है, और आज की डेट में तो कंप्यूटर बेस्ड
मेडिकल साइंस में रिसर्च के अच्छे स्कोप्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जीनोमिक्स है, मेडिकल जेनेटिक्स है। इसके अलावा है कि फार्मेसी वाले भी अच्छा कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके लिए भी अच्छा स्कोप है। वो मेडिसिन कॉलेज में भी टीचिंग करने जाते हैं, नर्सिंग कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं, वो जाते हैं। अब तो हमारे यहाँ इंडिया में मेल नर्सिंग भी आ गया। पहले आज से 10 साल पहले जो है सिर्फ फीमेल नर्सिंग कॉलेज हुआ करते थे, अब तो मेल नर्सिंग का भी अच्छा स्कोप आ गया, वो कर सकते हैं। ये तो एक मेडिकल साइंस की बात हुई। नॉन मेडिकल साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड में, कॉमर्स बैकग्राउंड में अच्छा कर सकते हैं। और अभी अभी कई IITs हैं जो बैचलर इन डाटा माइनिंग स्टार्ट कर चुकी है, कंप्यूटर साइंस में, डाटा स्टोरेज का काम, साइबर सिक्योरिटी का इसमें BSc हो रहा है। तो कंप्यूटर फील्ड में, और कंप्यूटर तो एवर ग्रोइंग फील्ड है, उधर भी बच्चे जा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अच्छी चीज़ है, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पैरेलल ही एक कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं एक्चुरियल साइंस। यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में हाईएस्ट पेड और हाईएस्ट सैलरीड जॉब हुआ करता है ये एक्चुरियल साइंस, ठीक है, जो फ्यूचर प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है। डॉक्टर साहब, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है जो पेंडिंग एंड पास्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स पे काम करती है, वैसे ही फ्यूचर एंड रिस्क मैनेजमेंट पे काम करती है, जिसको हम कहते हैं एक्चुरियल साइंस। बहुत अच्छा स्कोप है इसका। हमारे यहाँ के खास करके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिनका इंजीनियरिंग में नहीं हो पाता है, वो BSc इन एक्चुरियल साइंस जा सकते हैं। और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की इंस्टीट्यूट है, वैसे ही एक्चुरियल साइंस की इंस्टीट्यूट है, वो एक्चुरियल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। 80 के बाद के दौर में अगर हम अररिया ज़िला के तालीमी इदारों पर गौर करें तो 2 तालीमी इदारे हैं। कोकड़वा स्कूल, जिसको आदर्श मध्य विद्यालय कोकड़वा सरकारी स्कूल है, एक सिविल एकेडमी है। आज के दौर में जो भी कामयाब लोग नज़र आते हैं हमें दुनिया के हर कोने में या हिंदुस्तान में, अगर उससे पूछेंगे अगर अररिया ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और अररिया ज़िला से उन्होंने तालीम हासिल करी है, तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों इदारे से जुड़े हुए हैं। स्कूल की पढ़ाई का कितना योगदान है आपके यहाँ तक पहुँचने में? चूँकि मेरी इब्तदाई तालीम तो गाँव में हुई, और इब्तदाई तालीम के बाद जब स्कूल की तालीम शुरू हुई तो सबसे पहला कदम अपने गांव के सबसे करीब शहर अररिया आना हुआ, और यहाँ रहने सहने का अच्छा इंतज़ाम था। ऑफ कोर्स यहाँ आया तो तालीम अच्छी मिली, और टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीम के साथ साथ तरबियत भी देते रहे। और उस वक्त के टीचर जिन लोगों ने हमें ऐसी तालीम दी कि जो हमारे कैरियर के बारे में जितना हम नहीं सोचते थे, वो हमसे ज़्यादा हमारे लिए सोचते थे। और हमें एक शेर याद आता है, आज भी मैं अपने उस्तादों को याद करता हूँ, जब आता हूँ तो उनसे मिलता हूँ, तो एक शेर मुझे याद आता है, लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, खुशबुओं पे वाजिब है एहतराम फूलों का। तो दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गुफ्तगू पे मुझे मदऊ किया। सीमांचल डायरी के मैंने कई वीडियोज़ देखे, कई सीरीज़ देखे, माशाल्लाह आप लोग अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं। ये थे डॉक्टर नैयर शहजाद, जिन्होंने हमारे सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।